सो हाय गाइस। आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस जो है कोर जावा के ऊपर। ये कोर्स एक्चुअली में उन लोगों के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती और वो जावा या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग को सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं। इस कोर्स का प्री रिक्विजिट बस इतना सा है कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं किया है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप बस प्रोग्रामिंग सीख जाएं, तो ये कोर्स आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो हम जावा के थ्रू एक्चुअल में प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन मोटो जावा को ही जानना नहीं है, हमारा मेन मोटो ये है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में चलती कैसे है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखेंगे, जैसे आप पाइथन सीखते हैं या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो आपके सिंटेक्स चेंज होंगे। एक्चुअल में जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है, तो लिखने का तरीका आपका चेंज होता जाएगा, लेकिन आपका जो कॉमन सेंस होता है प्रोग्रामिंग के लिए वो सेम रहता है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। तो इसमें हम जावा की हेल्प लेंगे और जावा के थ्रू हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग को समझेंगे। ठीक है, ताकि आप अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो आप उसको भी जान सकते हैं। ठीक है। पर हमारा बेसिक लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे वो जावा है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज का। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये सारे टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। इन टॉपिक्स में हम एक्चुअल में ये देखेंगे कि एक प्रोग्राम में सिंपल, अगर जैसे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, वेरिएबल्स के बाद हम कंडीशंस यूज करते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है, और लूप्स यूज करते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। जावा प्रोग्राम हम जो लिखते हैं वो चलता कैसा है, जावा के जो जार्गन कीवर्ड होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं JVM, JDK, JRE, ये वर्ड्स हम बहुत यूज करते हैं, तो उनका मीनिंग क्या होता है, ये बैकएंड में चल कैसे रहे। तो हमारे ओएस के ऊपर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारे ओएस के ऊपर एक्चुअल में जावा रन कैसे हो रही है और उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, हम इस चीज़ को इस कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जावा इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, आप ओरेकल की वेबसाइट में जाके जावा सिंपल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको ये सिंपल ये ओरेकल की वेबसाइट में जाने के लिए बोलेगा। तो ओरेकल की वेबसाइट से आप जावा का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है। ये डाउनलोड एक्चुअली में एक जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे ही डाउनलोड होगा, मतलब इसमें और कुछ नहीं, आपको इंस्टॉल मतलब वैसे ही करना है, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे आपको किस सिस्टम के लिए करना है, उस सिस्टम के लिए एक्चुअल में फाइल को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर देना है अपने सिस्टम में, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने जावा को इंस्टॉल कर दिया है अपने सिस्टम में। तो हमें पता है कि हमारे सिस्टम में अब एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ठीक है, जो कि जावा है। तो हम यहां से एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ये है कि एक्चुअल में हम पहले ये समझेंगे जावा नहीं, हमारे सिस्टम में कोई भी एक सॉफ्टवेयर रन कैसे होता है। ठीक है, हम इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ जाता है, कैसे यूज करता है वो चीज़ों को। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले समझने वाली ये है कि आप एक यूज़र हैं। ठीक है। और ये इस कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में ये सारी एप्लीकेशंस चल रही है। ठीक है, और ये एप्लीकेशंस जो आपकी चलती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती है। और हमारा कंप्यूटर एक हार्डवेयर से मिलके बना है। और उस हार्डवेयर में, हार्डवेयर हम किसको बोल रहे हैं, हार्डवेयर हम बोल रहे हैं जैसे कि प्रोसेसर है, मेमोरी है। ठीक है। और आपके उसमें जैसे मेमोरी में रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है। और जैसे आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं, राइट, या प्रिंटर है, प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं। तो जितना भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम से अटैच होता है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। डायरेक्टली एक्सेस करने का मीनिंग क्या है, कि मैं प्रोसेसर में जाके खुद से उसको ये नहीं बोल सकता कि तुझे ये कैलकुलेशन करनी है, या मैं मेमोरी में जाके अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकता। इसका कंट्रोल सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। तो मैं ऑटोमेटिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि उसको क्या काम करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करके मेरे काम को कर दे रहा है। जैसे कि मैं उसको बोलता हूँ एक फाइल सेव करनी है, तो फाइल सेव कहाँ पर होगी, हमारी हार्ड डिस्क में होगी, कहीं मेमोरी में ही होगी, राइट। तो वो जो फाइल सेव हो रही है, वो सेव कमांड हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं कि ये फाइल सेव करनी है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में जाके मतलब हमारे उस काम को कंप्लीट करेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लगेगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सारे काम होंगे। तो जितनी भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में चलती है वो कोई भी हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करती है।
वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस काम को कंप्लीट करेगा आपके लिए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहता है कि जो ये हार्डवेयर है, ये मतलब एक लिमिटेड होता है, राइट, कि 8 GB रैम है या 4 GB रैम है, और हार्ड डिस्क भी हमारे पास लिमिटेड होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रहता है कि ये हार्डवेयर को कोई भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताएगा कितना यूज करना है। तो हमारा एक किस्म से डिवाइस मैनेजमेंट पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में ही है, पूरा का पूरा, कि पूरा हार्डवेयर उसके कंट्रोल में ही रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ये समझने वाली है कि एक सॉफ्टवेयर जब रन हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जाके हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे एक ये डायग्राम मैंने गूगल से ही निकाले हैं, आप गूगल में भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देखेंगे, ये कीबोर्ड माउस, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कुछ करने के लिए। जैसे आप की प्रेस करते हो कोई भी, या आप कंट्रोल से एस करते हो तो सेव होने के लिए हो जाती है फाइल। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्टली, जैसे हमारा जैसे यहाँ से इनपुट जा रहा है, तो इनपुट हमारा यहाँ पर ये देखिए, ये सीपीयू है हमारा, ये एक्चुअल में प्रोसेसिंग करेगा, और ये प्रोसेसिंग हमारा ये रैम और हार्ड डिस्क इसके थ्रू होगा। और यहाँ पर ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो एक्चुअल में ये सारी इंस्ट्रक्शन हमारी एक ओएस के पास जा रही है, और ओएस उसके अंदर ये सब कुछ मैनेज कर रहा है हमारे लिए। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपने अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल कर दिया, तो जावा एज ए एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अब हमें जावा को यूज करना है। तो हम जावा को देखेंगे कि जावा हम यूज कैसे करेंगे, और जावा एक्चुअल में चल कैसे रही है। ठीक है। तो अगर मैं, ये एक कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोली है, ठीक है, इसको मैं सीएलएस कर देता हूँ। ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोली है, और इस पे मैं ऑलरेडी डी कोर जावा कोर्सेज कोर्स इस पाथ में ऑलरेडी जा रखा हूँ। ठीक है। इस पाथ में मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, और एक जावा फाइल है, ये डॉट जावा फाइल। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन जावा फाइल है, और ये फाइल मैंने नोटपैड में खोल रखी है। ठीक है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक डेमो फाइल है, और ये डेमो फाइल में हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये डॉट जावा, ये एक डॉट जावा फाइल है। ठीक है। अभी इस डॉट जावा फाइल को मैं क्या करता हूँ, जावा सी एक कमांड रन करता हूँ। ठीक है। गाइज, ये कमांड प्रॉम्प्ट से ये कुछ नहीं होगा, हम एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, कि उसको एक्चुअली में क्या करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस कमांड को यूज करेगा। ये अभी हम क्या देखेंगे कि वो एक्चुअल में इस कमांड को कैसे यूज कर रहा है, और कैसे उसको पता है ये जावा सी एक वैलिड वैलिड कमांड है। ठीक है। तो मैं करता हूँ डेमो डॉट जावा। तो इसने कुछ एरर नहीं दिया। ठीक है, कुछ एरर नहीं दिया, और एक्चुअल में यहाँ पर इसने मेरे लिए एक क्लास फाइल भी बना दी, जो कि उसी नाम की डॉट क्लास फाइल है। अभी मैं इस पे क्या करता हूँ, जावा लिखता हूँ, और डेमो यही नाम देता हूँ, डॉट क्लास एक्सटेंशन हटा देता हूँ। अभी मैं ये आपको ये बताऊंगा कि एक्सटेंशन क्यों हटाया मैंने वो, और मैं रन करता हूँ तो इसने हेलो देयर प्रिंट करा। मतलब कि अगर इस प्रोग्राम को इसी फाइल में डेमो डॉट जावा में देखते हैं, तो यहाँ पर हेलो देयर प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, इससे कुछ प्रिंट होता है। ठीक है। और ये प्रिंट मेरा स्क्रीन में हो भी रहा है। ठीक है। अभी इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा। देखो, मैंने बोला मैंने जावा सी एक कमांड रन करी, राइट। ये जावा सी कमांड क्या है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में एक कंपाइलर की कमांड है, जावा का जो कंपाइलर से मेरे को कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए मैं ये कमांड को रन करूंगा। ठीक है। अभी सबसे पहले हम कोर्स के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर रन ये इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद हम देख रहे हैं एक जेडीके, जेआरए और जेवीएम, ये तीनों मतलब कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, हम पहले ये समझेंगे। देखिए गाइस, आपके सिस्टम में जो आपने जावा अभी इंस्टॉल करी है, वो एक्चुअल में एक जेडीके, ये क्या बोलते हैं, जावा का जेडीके इंस्टॉल किया है आपने। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट किट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको कोड लिखना है, कुछ भी आपको कोड रन करना है, तो जेडीके आपको वो सहूलियत देता है। अगर जेडीके के अंदर हम जाते हैं, तो जेडीके के अंदर एक कंपोनेंट हमें दिखता है, जिसका नाम है जेआरई, जो कि है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अगर हम अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें कंपोनेंट मिलता है जिसका नाम है जेवीएम, जो है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये तीन कंपोनेंट है मेन मेन, जेडीके, जेडीके के अंदर जेआरई भी है, और जेआरई के अंदर जेवीएम है हमारा। जेडीके के अंदर हम देख रहे हैं तो जेआरई के साथ यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट टूल है उसके पास।
ठीक है। और जेआरई के अंदर हम देख रहे हैं तो जेआरई पे जेवीएम के साथ कुछ आरटी डॉट जार मतलब ऐसे कुछ करके लाइब्रेरीज की फाइल है और कुछ अलग अलग फाइल्स भी हैं। ठीक है। अभी हमारे पास ये तीन कंपोनेंट है। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो मैंने ये जावा सी कमांड में लिख रहा हूं, ठीक है, जावा सी कमांड, और यहां पर मैं डेमो डॉट जावा ये फाइल का नाम दे रहा हूं। ठीक है। यहां पर जब मैं कमांड को रन कर रहा हूं तो ये कमांड रन कैसे हो रही है, सबसे पहले तो मेरे को ये समझना है ये कमांड का मीनिंग क्या है और ये रन कहां से हुई। देखिए गाइस, जब आपने जावा को इंस्टॉल करा ना, तो इंस्टॉल करने के टाइम पे जैसे कि मैं सी ड्राइव को खोलता हूं, सी ड्राइव में अगर मैं जाता हूं, मेरे पास मान लो यहां पर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में, तो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स में एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं हमारे। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखा है और ये देखिए यहाँ पर मैंने जेडीके को इंस्टॉल कर रखा है। ये जेडीके का एक्चुअल मेरा पाथ है, मतलब कि जो जावा का सॉफ्टवेयर मेरे उसमें इंस्टॉल हुआ वो इस लोकेशन में जाके इंस्टॉल हुआ है। ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जावा सी मुझे पता है कि जावा की कमांड है, और ये कमांड मैं किसको दे रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जैक्टली ये कमांड मिल कहां से रही है। ठीक है। देखिए गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम को ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एक रजिस्ट्री होती है। ठीक है। उस रजिस्ट्री में वो अपनी कमांड्स को इंस्टॉल स्टोर करके रख सकता है कि कौन सी कमांड का मतलब मीनिंग क्या है, कौन सी कमांड क्या चीज है। रजिस्ट्री के अलावा एक और लोकेशन होती है जहां पर मतलब एक कमांड स्टोर होती हैं, जो इसको हम यहां से चेक कर सकते हैं, जो हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल। आपके सिस्टम में जो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं एक्चुअली में सिस्टम के वेरिएबल है। सिस्टम मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। तो मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाता हूं, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके एक हमारे पास वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है पाथ। अगर मैं इस पाथ वेरिएबल को देखता हूं तो देखिए मैंने यहां पर ना ऐसे पाथ डाल रखा है, ये मैंने डाला है अपने उसमें मैनुअली डाला है मैंने। तो यहां पर मैंने लिखा है जावा होम स्लैश बिन, एक पाथ इसको दे रखा है। ठीक है। अभी ये जो जावा होम जो वेरिएबल है ना, इसका मीनिंग क्या है पहले तो। ये जावा होम वेरिएबल ना मैंने यहीं पे डिफाइन कर रखा है ये, और इस पे मैंने एक्चुअल में ये वाला पाथ दे रखा है, ये वाला पाथ। तो ये वाला पाथ अगर आप देखेंगे जेडीके 1.8.202, ये एक्चुअल में ये वाला ही पाथ है। ठीक है। और मैंने पाथ वेरिएबल में क्या कर रखा है, इस पाथ के साथ सिर्फ बिन को अपेंड कर रखा है, सिर्फ बिन को अपेंड कर रखा है यहां पर, बिन स्लैश बिन। तो मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि ये वाला पाथ मैंने अपेंड करके उसको दे रखी है, लोकेशन मैंने उसको दे रखी है। अब ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ही ये कमांड दे रहा हूं, जावा सी डेमो डॉट जावा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कमांड मिलनी चाहिए कि भाई ये मैं कहां ढूंढूंगा, इसका मीनिंग क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उस टाइम पे, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इस पाथ वेरिएबल को चेक करता है, और जितनी लोकेशन आपने यहां दे रखी है इन सारी लोकेशन में जाके इस कीवर्ड को ढूंढता है, और इस कीवर्ड में चेक करता है कि कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, कि जिसको मैं एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर सकता हूं, मतलब कि इस नाम की एग्जीक्यूटेबल चाहिए मुझे। तो मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जावा होम नाम का जावा होम स्लैश बिन इस लोकेशन को पहले से दे दिया। जब मैंने उसको ये लोकेशन दे दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको रन करने के टाइम पे वो उस लोकेशन पे जाएगा। किस लोकेशन पे, बिन लोकेशन पे। अब हम बिन लोकेशन पे देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी है कि जो रन हो सकती है जावा सी नाम से। तो मैं इसमें जाता हूं, मैं जे से सर्च मारता हूं। तो देखिए गाइज, यहां पर ना जावा सी नाम से मेरे को एक एप्लीकेशन फाइल दिख रही है, और यहां पर अगर मैं इसका एक्सटेंशन देखता हूं प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे ये एक डॉट ई फाइल है। डॉट ई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये। ठीक है। इसी वजह से ये कमांड रन हो पा रही है, इसी वजह से ये कमांड एक्चुअली में रन हो पा रही है। अभी एक कमांड में और रन करके देखता हूं कि मेरे मेरे सिस्टम में मान लो मुझे देखना है जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो मैं जावा डैश वर्जन से सर्च मारता हूं। तो अगर देखोगे मेरे को एग्जैक्टली उसने वही वर्जन बताया, 1.8202। और ये जो अब देखोगे यहां पर मैंने जावा सी लिखा था, अभी मैंने क्या लिखा, जावा। तो ये जावा कमांड भी उसको मिलनी चाहिए, तो ये भी कहीं पे होनी चाहिए। ये भी हमारे पास, हम बिन डायरेक्टरी में चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये कमांड है, तो ये देखिए जावा नाम की भी मेरे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब ये कमांड भी उसको मिल रही है। अगर गाइज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोकेशन नहीं बताऊं ना,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस लोकेशन को नहीं ढूंढ सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम रैंडमली किसी लोकेशन पे जाके आपकी फाइल को नहीं ढूंढेगा, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल या रजिस्ट्री से ही उस लोकेशन को ढूंढ सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्वायरमेंट वेरिएबल का कंट्रोल हमने अपने हाथ में ले रखा है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ वेरिएबल पे हम बोल रहे हैं सिस्टम वेरिएबल है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है कि इस लोकेशन में आके एक्चुअल में फाइल को ढूंढने वाला है कि ये कमांड की फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मैंने इसीलिए यहां पर ये एंट्री को डाला है। अगर ये एंट्री में हटा के, कई बार मतलब हटाने के बाद आपको सिस्टम रिस्टार्ट की भी जरूरत पड़ती है, मान लो मैं एंट्री हटा देता हूं, तो उसको ये कमांड मिलनी बंद हो जाएंगी और वो बोलेगा भाई मेरे को कमांड नहीं मिल रही। जैसे कि मैं बोलूं जावा सी और या जावा 1 और मैं बोलता हूं डैश वर्जन, तो अगर आप देखेंगे ये जावा 1 उसको नहीं मिला और ये बोल रहा है इट इज नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इट मींस वो इसको पता ही नहीं कर पा रहा है ये कौन सी कमांड है। ठीक है, लेकिन जावा और जावा सी को वो जानता है कि कौन सी कमांड है। क्यों? क्योंकि ये हमने उसे इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू ऑलरेडी बता रखा है। अगर हम ये एंट्री नहीं डालेंगे तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब उसके बाद हम जैसे इस कोर्स के हिसाब से ही देखते हैं, तो इसमें हमने ये चीज समझी कि हमारे पास मतलब एक सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ जावा की बात नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए हमें ऐसे उसको बताना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इस लोकेशन पे वो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो जावा के लिए हमने मतलब अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। ठीक है, अभी हम इस पे कोर्स पे थोड़ा सा नीचे को जाते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे एक एक ये डायग्राम बना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, जब हम मैं यहां पर इसको मैं क्लियर कर देता हूं और मैं डी ड्राइव पे जाता हूं और डी ड्राइव पे जाके मैं डॉट क्लास फाइल को डिलीट मार देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक टेक्स्ट फाइल और बनाता हूं, न्यू, और टेक्स्ट फाइल बना देता हूं कुछ भी, और जिसको मैं लिख देता हूं कि डेमो 1, या मैं लिख देता हूं इसको मान लो कि टेस्ट फाइल लिख देता हूं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है, ये डॉट जावा एक्सटेंशन में नहीं है। अगर मैं जावा सी और इस पे लिख देता हूं टेस्ट डॉट टेक्स्ट, तो देखिए ये बोल रहा है कि क्लास नेम आर ओनली एक्सेप्टेड इफ एनोटेशन प्रोसेसिंग एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड। इसका मीनिंग ये है कि ये टेक्स्ट फाइल को ना जानता नहीं है। मतलब कि जो कंपाइलर है ना, ये जो जावा जावा सी जो कमांड है, ये जावा सी कमांड कुछ नहीं है। ये जावा सी कमांड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि जावा का एक्चुअल में कंपाइलर है। अब आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि कंपाइलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो, कंपाइलर कुछ नहीं करता है। कम जावा में कंपाइलर का मीनिंग ये होता है कि वो आप उसको एक डॉट जावा फाइल दोगे, वो उस डॉट जावा फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर मैं उसको डॉट जावा फाइल दूंगा, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर को के पास में जाऊंगा, और जैसे ही मैं कंपाइलर को ये दूंगा तो वो मेरे पास एक डॉट क्लास फाइल बनाएगा। ये डॉट क्लास फाइल कुछ नहीं है, ये बाइट कोड है। बाइट कोड मींस ये मशीन रीडेबल कोड है। इसका इसका कोड अगर आप देखेंगे, इसके अंदर का टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जेवीएम जो होता है जावा का, जो हमने ये वाला कंपोनेंट देखा था जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो एक्चुअली में कोड को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उसको समझ सकता है, उस पर्टिकुलर क्लास को, ये डॉट क्लास फाइल को। इसी वजह से जो जावा में प्रोग्राम रन होते हैं वो टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस मतलब हम उसको एक डॉट जावा फाइल देंगे, जावा कंपाइलर को देंगे, और डॉट जावा फाइल। जावा कंपाइलर, अगर मेरी जावा क्लास में कुछ गलती नहीं है, कुछ ये नहीं है, अगर कुछ गलती है तो जावा कंपाइलर डायरेक्टली बता देगा कि मैं डॉट क्लास फाइल नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे कोड में गलती है कुछ, वो जावा के सिंटेक्स के हिसाब से नहीं है, जावा के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले वो फिक्स करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, जो कोड मैंने लिखा है और वो जावा कंपाइलर के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो जावा कंपाइलर मेरे को ये डॉट क्लास फाइल बना के दे देगा। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, इसको रन करने की जिम्मेवारी इस जेवीएम की है। तो इसी वजह से ये जो जेवीएम है ये एक्चुअल में जावा कमांड है। जो हम देख रहे थे कि पहले हम एक जावा सी कमांड रन कर रहे थे और उसके बाद हम जावा कमांड रन कर रहे थे। तो जो ये जावा कमांड होती है, CLS, जो ये जावा सी कमांड होती है और जो जावा कमांड होती है, ये जो जावा सी कमांड है ये एक्चुअल में वो कंपाइलर है जो कि डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद जो जावा कमांड है ये एक्चुअल में वो जो डॉट क्लास फाइल मैंने जो जनरेट करी है, जो कि मैंने बाइट कोड जनरेट करा है, उसको रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतना आपको यहां पर तक
शायद क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर अगर आप उसमें देखेंगे तो एग्जैक्टली इस डायग्राम में यही है, डॉट जावा से जावा कंपाइलर के थ्रू पहले डॉट क्लास फाइल बनाई। गाइज इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कि आप डॉट जावा फाइल को डायरेक्टली रन कर दो जेवीएम में, ऐसा नहीं होगा। जेवीएम मशीन रीडेबल कोड ही रन को समझ सकता है, वो टेक्स्ट बेस्ड कोड को नहीं समझ सकता। जावा कंपाइलर टेक्स्ट बेस्ड कोड को, जो कि जावा के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कंपाइलर के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके हिसाब से बाइट कोड को जनरेट कर सकता है। और जेवीएम ओनली इस बाइट कोड में, बाइट कोड को ही रन कर सकता है। अब ये ऐसा टू स्टेप प्रोसेस क्यों है, ऐसा ऐसा जावा ने एक्चुअली में करा क्यों? ऐसा जावा ने एक्चुअली में इसलिए करा है कि ये जो डॉट जावा फाइल है, ठीक है, ये तो आप कहीं पे भी बनाओगे या मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आप ये डॉट जावा फाइल मतलब इसको मतलब जावा का कोड लिखते हो, वो तो जावा के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेम ही होगा। तो उन्होंने क्या करा, ये जो जावा कंपाइलर है ना, ये जावा कंपाइलर, ये एक्चुअली में हर ओ ये क्या बोलते हैं, ये यहां से ये डॉट डॉट जावा फाइल से, जावा कंपाइलर से बाइट कोड जनरेट हुआ। तो उन्होंने क्या करा, जो ये जेवीएम है, जेवीएम, ये जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसका इंप्लीमेंटेशन अलग है। मतलब कि जब आप ना अगर जेआरई को इंस्टॉल कर रहे हो, जेआरई का मतलब जो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर आप एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, इस पे यहां पर मैंने जावा का देखो दो वर्ड दो इंस्टॉल है। एक जेडीके है, जेडीके मतलब पूरी किट इंस्टॉल कर रखी है, पूरी किट का मतलब उसमें तीनों कंपोनेंट है। एक मैंने जेआरई इंस्टॉल कर रखा है, जो जेआरई क्या है, जेआरई केवल जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट है, मतलब कि इसके हिसाब से अगर हम वहीं पे डायग्राम में जाते हैं, इसके हिसाब से केवल ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट। और हम इस डायग्राम में एग्जैक्टली ये देख पा रहे हैं, ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि ये जो जेवीएम वाला कंपोनेंट है, ये केवल डॉट क्लास फाइल को, वो डॉट क्लास फाइल को समझता है, ये डॉट जावा फाइल को नहीं समझता। गाइज क्या आप डायरेक्टली डॉट क्लास फाइल बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते, राइट? आप डॉट डॉट क्लास फाइल का कोड लिखोगे कैसे? डॉट क्लास फाइल एक्चुअल में एक मशीन रीडेबल कोड है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। तो मशीन रीडेबल कोड आप नहीं लिख सकते, वो कंपाइलर जनरेट करके देगा। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि अगर मेरे सिस्टम में केवल जेआरई रन हो रहा है, मेरे सिस्टम में जेडीके नहीं है, मान लो मेरे सिस्टम में केवल जेआरई है, इसका मीनिंग ये है मेरे सिस्टम में मैं कोड नहीं लिख सकता हूं जावा का। क्यों? क्योंकि जेआरई तो केवल डॉट क्लास फाइल में काम करने वाला है, ये सिर्फ कोड को रन करने का काम करेगा। अगर मुझे डेवलपमेंट करना है, मुझे कोड लिखना है, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैं कोड लिखता हूं, जैसे कि ये वाला कोड लिखा हुआ है प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट? तो अगर मुझे ऐसा कोड लिखना है तो मुझे जेडीके की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक्चुअल में जावा का कंपाइलर मुझे देता है, जो कि मुझे जावा के कंपाइलर की सहूलियत देता है, जो कि एक्चुअली में ये जो डॉट क्लास फाइल का कोड है उसमें कन्वर्ट करके मुझे कोड दे सकता है। मतलब कि मुझे जावा के कंपाइलर की भी जरूरत है। और जेआरई के अंदर, ये जो जेआरई का कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरे को पता है कि कंपाइलर नहीं होता है, ये सिर्फ कोड को रन करने का काम होता है, और इसके अंदर जेवीएम होता है, मेरे को ये पता है। ठीक है? तो अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको जेडीके ही इंस्टॉल करना है, आपको जेआरई इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी, मतलब कि जो प्रोसेस फाइल है, जैसे कि आपके पास कोई फाइल है जो डॉट क्लास फाइल है और आपको सिर्फ वो रन करनी है अपने सिस्टम में, तो आपको जेडीके की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जेआरई से भी काम चला सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में ये केवल कोड को रन करेगा। तो आप ये मान के चलो, जो जेडीके है वो क्या है, जावा का कंपाइलर प्लस जावा कमांड ऑल्सो। जो जावा कमांड है वो एक्चुअल में ये है। तो जावा कमांड और जावा सी कमांड दोनों जेडीके के अंदर है। लेकिन ये जेआरई के अंदर केवल मेरी डॉट क्या बोलते हैं, जावा फाइल है केवल, वो जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जावा कंपाइलर नहीं है। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। अगर हम इसमें जाते हैं तो जेडीके के अंदर, अगर हम जाते हैं जेडीके के अंदर बिन में, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जावा सी और जावा दोनों दोनों एग्जीक्यूटेबल दिख रही है, दोनों फाइल मेरे पास प्रेजेंट है। मतलब कि मेरे पे कंपाइलर की भी कैपेबिलिटी है, मेरे पे जेवीएम की भी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इसी फोल्डर में जाके जेआरई को चेक करता हूं और जेआरई के बिन में जाता हूं, तो बिन में जाके मान लो मैं जे सर्च मारता हूं यहाँ पर, तो देखो मेरे पे सिर्फ जावा कमांड है, यहाँ पर मेरे पे जावा सी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेआरई के अंदर कंपाइलर की फंक्शनलिटी नहीं होती, तो जेआरई के साथ आप कोड नहीं लिख सकते डॉट जावा फाइल में। ठीक है, इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें इतना समझ में आ गया कि ये जावा सी कमांड से हम एक्चुअल में डॉट क्लास फाइल को जनरेट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर यही करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास डी ड्राइव में एक हमारे पास डेमो डेमो फाइल पड़ी हुई है, ये जावा फाइल। ठीक है, अभी मैं डेमो फाइल को जावा सी डेमो डॉट जावा इसको रन करता हूँ। तो इसने क्या करा, देखो कुछ प्रोसेसिंग करी। अगर आप देखोगे यहां पर पहले ये वाली फाइल प्रेजेंट नहीं थी, डॉट क्लास फाइल, ये अभी बनी है,
A57 ये अभी बनी है। और अगर मैं इसका इसको इसके अंदर देखता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, तो देखिए ये कोड कैसा है, ये आपको समझ में आ रहा है, राइट? ये आपके लिए नहीं डिजाइन, ये आपके लिए नहीं है, ये जावा की वर्चुअल मशीन के लिए है, ये जेवीएम के लिए कोड है। जेवीएम एक्चुअल में इस कोड को रन करेगा, वो आपके इस कोड को रन नहीं करता। ये कंपाइलर का काम है कि इस कोड को इस कोड में कन्वर्ट करे, और इस कोड को मैं एक्चुअली में रन करता हूं। तो देखिए अगर मैं यहां पर जावा डेमो डॉट क्लास हटाता हूं और रन करता हूं, तो देखिए इसने रन कर दिया। तो कंपाइलर से मैंने डॉट क्लास बनाई, और डॉट क्लास फाइल को मैंने जावा कमांड से रन कर दिया। ठीक है। अभी देखो अगर मैं यहां पर ना इसको फुल नेम देता हूं डेमो डॉट क्लास, और मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए ये बोल रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड द मेन क्लास। ये ऐसा क्यों बोल रहा है गाइज? ये ना एक दूसरा जावा में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जैसे मान लो आपको क्लासेस को कैटेगराइज करना है, जैसे कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि एक तरह की क्लासेस को एक तरह के पर्टिकुलर फोल्डर में रखते हैं। ठीक है। तो उस फोल्डर को जिसमें आप वो एक तरह की क्लासेस रख रहे हो उसको हम पैकेज बोलते हैं। ठीक है। और पैकेज को एक्सेस करने का तरीका ये होता है, मतलब ये कि ये ऐसा होता है जैसे कि मान लो आपने कोई फाइल ऐसे रखी है कि मान लो कोई फोल्डर है टेक्स्ट डॉट जावा डॉट, और मान लो आपकी क्लास का नाम है डेमो, ऐसे। तो टेक्स्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना होगा जावा, और उसके अंदर बनी हो उसके अंदर क्लास होगी मेरी डेमो। तो ये ना इसको एक्चुअली में ऐसे ही समझ रहा है, ये ऐसे समझ रहा है कि डेमो एक्चुअल में एक फोल्डर है, और उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्लास है। लेकिन आपके आपके क्लास का नाम क्लास थोड़ी है, आपके क्लास का नाम है डेमो। तो वो इसको समझ नहीं पा रहा, और वो इसलिए बोल रहा है कि मेरे को मेन मेथड मिल ही नहीं रहा है वहां पर, क्योंकि वो ये समझ रहा है ये एक फोल्डर का नाम है और ये उसकी एक क्लास का नाम है। इसी वजह से जो जावा का ये वर्चुअल मशीन होता है, तो जावा के वर्चुअल मशीन को हम डायरेक्टली फाइल का नाम देते हैं। हम अगर मान लो आपने किसी पर्टिकुलर पैकेज में उसको रखा है, पैकेज क्या होते हैं ये हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये मानो कि वो एक मतलब क्वालिफाइड नेम होता है उसका, कि वो किस फोल्डर के अंदर कहां पर रखा हुआ है। तो यहां पर अगर मैं डेमो देता हूं डायरेक्टली, तो ये रन कर दे रहा है। क्यों रन कर दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को डायरेक्टली इस फाइल को रन करना है, वो किसी फोल्डर वोल्डर में नहीं पड़ी हुई है, मेरे को डायरेक्टली बस इस फाइल को डायरेक्टली मतलब एग्जीक्यूट कर देना है ये जावा कमांड के थ्रू। तो वो इसीलिए कर पा रहा है। ठीक है। अभी ये तो हमें ये समझ में आया कि जावा सी और जावा कमांड का मीनिंग क्या होता है, और बैकएंड में एक्चुअल में प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है। अभी यहां पर हमने ये डेमो क्लास को देखा। ठीक है। इसके अंदर ये हमने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रखी है, और यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है। गाइज अभी ना यहाँ पर एक और चीज है, अगर मैं ना इस पे ये जो ये लिखा हुआ है ये सिग्नेचर इस सिग्नेचर पे मान लो इसका ना नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मेन है, इसका नाम मैं मेन 1 कर देता हूँ। ठीक है। और मैं इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के लिए जावा सी डेमो डॉट जावा कंपाइल हो गई, उसके बाद जावा और डेमो, ये मुझे रन करना है। तो देखो ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है कि आप ना ये जो सिग्नेचर दे रखा है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करो कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। हम इसमें इस टाइम पे ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि इन कीवर्ड का मीनिंग क्या है, हम ये बाद में सीखेंगे। हम इस टाइम पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहां तक कैसे पहुंच जा रहा है, मतलब जावा को कैसे पता लग रहा है कि उसको ये प्रिंट करना है। देखिए अगर ना आप कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको मोबाइल को चार्ज करना है, राइट? मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप चार्जर को यूज करते हैं। तो चार्जर में हम बोलते हैं कि 3 पॉइंट बने हुए हैं, राइट? वो 3 पॉइंट हम हमारे सॉकेट में इंसर्ट करते हैं, और हम बटन को ऑन करते हैं, और उसके बाद हम फोन से प्लग करते हैं और हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट? यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी चार्जर बना रही है, उसको ये पहले से पता है कि जो कंपनी घर के सॉकेट बनाती है ना, उसकी डायमेंशन क्या होती है। अगर ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ना रहे ना, कि वो चार्जर की डायमेंशन क्या है, उसकी जो पिन है उसकी डायमेंशन क्या है, और जो घर में सॉकेट लगते हैं उसकी डायमेंशन क्या है, तो गाइज आप चार्जर उसमें फिट ही नहीं कर सकते उस सॉकेट में, राइट? कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए। सेम जो हमारे फोन होते हैं, हमारे फोन का जो चार्जिंग पॉइंट होता है, चार्जिंग केबल होती है, उस पर यूएसबी केबल होती है हमारे पास, राइट? तो जैसे यूएसबी केबल के जो पोर्ट होते हैं लैपटॉप में भी उन्होंने मतलब यूएसबी केबल का पोर्ट एग्जैक्टली उसी डायमेंशन का बना रखा। ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में
दो अलग अलग कंपनीज ने आपस में एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि तुम इसी को फॉलो करोगे, अदरवाइज दोनों ही फेल हो जाएंगे, राइट। अगर चार्जर की पिन की डायमेंशन अलग है और घर में सॉकेट की डायमेंशन रैंडम लगने लग गई तो कोई भी बंदा अपना फोन चार्ज नहीं कर पाएगा। इससे दोनों ही कंपनी का लॉस है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। गाइज ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये करेक्ट करने के लिए मतलब कि यहां पर इसको मेन कर देता हूं और यहां पर इसको दोबारा से जावा सी करता हूं। कंपाइल करा, रन करा, तो देखिए प्रिंट हो गया। इसका मीनिंग ये है, ये जो कमांड है, ये जो कमांड है, ठीक है, ये जो कमांड है यहां पर इसके अंदर, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर, मतलब कि ये जो जावा फाइल है, ये जो एग्जीक्यूटेबल है, इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, वो कोड को ना केवल ये सिग्नेचर पता है। अगर आप उसको इसके अलावा कोई भी सिग्नेचर दे रहे हो तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम ये क्या है। ठीक है, ये जावा और आपके प्रोग्राम के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो जावा के डॉक्यूमेंटेशन पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट होगा उसका सिग्नेचर एग्जैक्टली यही होगा। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख के भेजा हुआ है। और यही बात उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी बता रखी है, इसी वजह से कि जब तुम प्रोग्राम लिखोगे तो तुम्हारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। मतलब कि जैसे ये आप देखेंगे, ये जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट मतलब कि एक एरे है ये। ठीक है, अब मान लो मैं इसको बोलता हूं कि नहीं भाई तू एरे नहीं है, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ये बस स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एरे नहीं है, ठीक है, तो जो बॉक्सेस बने होते हैं ब्रैकेट्स, वो हम आप बाद में सीखेंगे एरेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। पर फिलहाल के लिए मानो कि वो एरे था और मैंने उसको एरे से हटा के अब उसमें सिंपल स्ट्रिंग लिख दिया। तो हम ना इसको क्लियर करते हैं। अभी मैं जावा सी डेमो डॉट जावा दोबारा करता हूं, सॉरी, जावा सी, पहले कंपाइल करना है डेमो डॉट जावा। तो गाइज आप देखेंगे कंपाइलर ने कोई एरर नहीं मारा, कंपाइलर ने कुछ नहीं बोला, कंपाइलर ने बोला भाई तुम्हारा प्रोग्राम ठीक है और मैं तुम्हारे लिए डॉट क्लास फाइल भी बना देता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो डॉट क्लास फाइल भी अभी रिसेंटली बनी है 9.4 पे। ठीक है, कंपाइलर नहीं बोल रहा है। कंपाइलर क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि कंपाइलर का काम ये है ही नहीं चेक करना आपके मेथड का सिग्नेचर, ये चीजें। कंपाइलर का काम ये है कि आपके प्रोग्राम का सिंटेक्स करेक्ट है नहीं है या नहीं है। अगर सिंटेक्स करेक्ट है वो सीधा आपके लिए डॉट क्लास फाइल बना देगा और इसमें सिंटेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग भी एक वैलिड कीवर्ड है जावा के अंदर। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रिंग लिखो, स्ट्रिंग एरे लिखो, दोनों ही एक वैलिड कीवर्ड है। तो वो बोल रहा है मेरे को दोनों ही ठीक लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, तो मैं डॉट क्लास फाइल बना रहा हूं। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम तब आ रही है जब ना आप इस क्लास को रन करते हो। रन करते हो तो यहां पर मैं प्रॉब्लम आती है, बोल रहा है भाई मुझे मेन मेथड नहीं मिल रहा है क्लास के अंदर, ये डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जावा का जो ये सॉफ्टवेयर है, जो कि मतलब जावा वर्चुअल मशीन है, जो कि एक्चुअल में प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर हार्ड कोडेड वो लोग इसी सिग्नेचर को, जो कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताया है, वो उसी को ही समझता है। तो गाइज ये आपके प्रोग्राम का और जेवीएम का, जावा वर्चुअल मशीन का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप ब्रेक नहीं कर सकते अपनी तरफ से। आप यहां पर कुछ भी लिख के ये नहीं एज्यूम कर सकते कि आपका प्रोग्राम चल जाएगा। वो इसी सिग्नेचर का यहां पर एंट्री पॉइंट होगा, ये याद रखना, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। और उसके बाद ये इस लाइन पे प्रिंट कर दे रहा है जो कि उसको एक्चुअली में प्रिंट करना था। मतलब जो अगर हम सही लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जैसे सेमी कॉलन है, अगर मैं सेमी कॉलन हटा दूं तो तब क्या होगा? मान लो मैं इसको सेव कर देता हूं, अब मैं दोबारा से कंपाइल करता हूं, तो देखो अभी कंपाइलर की एरर आ जाएगी। कंपाइलर बोल रहा है ये यार ये गलत है, ये तुमने ये यहां पर ये नहीं लगा रखा है सेमी कॉलन। देखिए ये एरर कंपाइलेशन की थी। ठीक है, ये एरर रन टाइम इन्वायरमेंट की नहीं है कि जावा का जो वर्चुअल मशीन है वो रन करेगा, नहीं, कंपाइलर ही बोल रहा है कि तुम्हारा जो कोड लिखा हुआ सिंटेक्टिकली ही करेक्ट इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि जावा के कंपाइलर का जो सिंटेक्स उसको बता रखा है कि भाई प्रोग्राम इसी सिंटेक्स में लिखा जाएगा, उसके हिसाब से तुम्हारा प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो वो कंपाइलेशन में ही एरर मार दे रहा है सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन अगर कंपाइलेशन प्रॉब्लम ना हो तो वो रन टाइम इन्वायरमेंट के पास जाता है, और रन टाइम इन्वायरमेंट में वो ये चेक करता है भाई उनके और तुम्हारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो कंपाइलर का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, रन टाइम इन्वायरमेंट का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जावा सी जो है उसका कमांड का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, और जावा जो कमांड है जो कि आपका जावा वर्चुअल मशीन है, जो कि एक्चुअल में प्रोग्राम को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जावा का प्रोग्राम एक्चुअल में एंट्री पॉइंट कहां रखता है। वो एंट्री पॉइंट ये मेन मेथड ही रहेगा। इस वजह से आपको अगर प्रोग्राम रन करना है तो आपको ये मेथड लिखना जरूरी ही, ये मैंडेटरी है। ठीक है,
अभी हमें ये पता लग गया कि हम ना इसके अंदर जो भी लिखेंगे तो हमारा काम बनने लग जाएगा। तो अभी के लिए ना हम इन दो लाइनों को बिल्कुल भूल जाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। ये जो दो ब्रैकेट है इनका ये कर्ली ब्रेसेस है, इनको भी भूल जाते हैं। हम ये जानते हैं कि इनके बीच में अगर हम कुछ भी करेंगे ना तो अपना काम बन जाएगा। तो गाइज आगे अब जो ये प्रोग्राम हम करेंगे, हम फिलहाल के लिए ये भूल जाएंगे इनका मीनिंग, और इनका मीनिंग हम इसके अंदर काम करेंगे केवल अब। ठीक है। तो यहां पर इस पे अगर आप देखोगे, इस पे टू स्टेप प्रोसेस हो रहा है मेरे लिए, राइट? कि मैं पहले जावा सी कमांड रन कर रहा हूँ, फिर जावा कमांड रन कर रहा हूँ। तो जो आईडी होते हैं जो कि मतलब ऐसे फैसिलिटी देते हैं, उसमें आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर याद रखना बैकएंड में वो भी यही कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपको ये बैकएंड प्रोसेस पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में चीजें हो कैसे रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना वीएस कोड को यूज कर लेते हैं। वीएस कोड में अगर मैं जाता हूं और मैं यहां पर ना एक प्लगइन इंस्टॉल कर देता हूं इसका, जावा का। ठीक है, जैसे एक्सटेंशन पैक को जावा ये वाला है, हाँ, ये इंस्टॉल कर देता हूँ मैं अपने सिस्टम में। अब हम प्रोग्राम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना रन करना बहुत इजी पड़ेगा हमको, इस वजह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम टू स्टेप प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट रन पे क्लिक करेंगे और रन हो जाएगा। लेकिन याद रखना वो रन पे एग्जैक्टली वही पहले कंपाइलर के पास जा रहा है, उसके बाद वो रन टाइम इन्वायरमेंट के पास जा रहा है। वो टू स्टेप प्रोसेस है बैकएंड में। अब उसके बाद ये तो हमारा ये हो गया इंस्टॉल। अब उसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल पी कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक माई टेस्ट फाइल पहले बनाई थी, तो मान लो हम दोबारा से एक फाइल बनाते हैं, माई टेस्ट प्रोग्राम करके कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, हम नाम ये रख देते हैं और इसको, ठीक है, कंट्रोल पी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाई थी क्रिएट फाइल। ठीक है, इसको कर ही देते हैं क्रिएट, और इसको यहाँ पर ही बनाई थी मैंने शायद, यस, ये यहाँ पर ही बनी है। ठीक है, तो ये इस लोकेशन पे ही माई टेस्ट फाइल हमारी जावा फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब हम इसका डॉट क्लास फाइल कुछ नहीं बनाएंगे, हम कोड को यहीं से रन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही सिग्नेचर बिल्कुल जो सिंटेक्स था उसको वैसे ही रखते हैं। पब्लिक क्लास, क्लास का नेम माई टेस्ट फाइल, ये ऐसे ही रख देते हैं, ब्रैकेट बनाया। और हमें क्या करना है, मेन लिखेंगे यहाँ पर, तो आ जाना चाहिए हमारे पास वैसे, पब्लिक। ठीक है, हम यहाँ पर मेन लिखेंगे, मेन मेन मेन, हाँ। तो ये मेन मेथड अपने आप दे दे रहा है, देख लिए, ये देखो, ये इसने ना डायरेक्टली ये वही सिग्नेचर बनाया है जो हमने यहाँ पर अपनी क्लास का ये सिग्नेचर रखा था। अब हमें पता है इसके अंदर हम कुछ भी करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, और यहाँ पर रन करने के लिए डायरेक्टली उसने बटन दे रखा है। इस वजह से हम यहाँ पर से रन करेंगे प्रोग्राम, हम कमांड लाइन से नहीं करेंगे अब। ठीक है, तो जैसे कि मैं वही कर देता हूँ, ये ऐसा आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, वो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। इनका इनका मीनिंग क्या है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये अभी हमारा मोटो नहीं है सीखना। हमारा मोटो ये है कि अभी हमें प्रोग्राम लिखना सीखना है। कि जो हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं कि 2 नंबर को ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये वाली चीजें हम पहले सीखेंगे। बाद में हम एक्चुअली में जावा पे आएंगे, क्योंकि इस कोर्स का एक्चुअल टारगेट ये नहीं है कि आपको सिर्फ जावा लैंग्वेज सीखनी है, आपको ये सीखना है प्रोग्राम चलते कैसे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो यहां पर हम इसको मान लो यहां पर लिख देते हैं हेलो। ठीक है, और इसको रन करने का ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, इसने हेलो प्रिंट कर दिया, इसका मतलब मेरा ये प्रोग्राम सही चल रहा है। ठीक है, और बैकएंड में अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर, ठीक है, यहां पर मेरे पास माई टेस्ट फाइल है, इसकी इसकी देख रहे हो, डॉट क्लास फाइल उसने नहीं बनाई है। डॉट क्लास फाइल बनी है उसकी, ठीक है, बस वो यहां पर नहीं बनी है, यहां पर एक सिंगल क्लिक में चल रहा है। ठीक है, लेकिन बैकएंड प्रोसेस वही है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने का ट्राई करेंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हमने रन करा प्रोग्राम को वीएस कोड में रन करने के बाद, अब हम ना पहले डेटा टाइप सीखते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं guys? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना इन बिल्ट जो उसका कंपाइलर होता है, वो वहां पर हम कुछ डेटा डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। मतलब कि हम किसी वैल्यू को होल्ड करना चाहते हैं, तो उसको होल्ड करके रखेंगे कहाँ हम। ठीक है, हाँ, तो वो हम उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को से उसका उसका वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि जावा में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ नीचे आते हैं तो मैंने इसका लिस्ट भी बनाया था, यस। जैसे प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब, प्रिमिटिव मतलब जो लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट है, वो मतलब जावा के अंदर इनबिल्ट ही है। तो जैसे एक बाइट होता है,
बाइट मतलब कि 8 बिट का वो वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब 8 बिट का मीनिंग क्या है कि वो -128 से 127 तक स्टोर कर सकता है। तो जैसे कि मैं यहां पर आता हूं और मैं लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं बाइट, और बाइट मतलब वेरिएबल का टाइप। अब वेरिएबल का नाम दे देता हूं मैं, मान लो कि यहां पर टेस्ट, कुछ भी लिख देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहां पर मैं उसमें उसको वैल्यू दे देता हूं 3, ठीक है। यहां पर उसको वैल्यू दे दी 3, और मैं टेस्ट को ना यहां पर प्रिंट करता हूं, ठीक है। इसको हटा देते हैं और डायरेक्टली मैं यहां पर इसको प्रिंट करता हूं। ये प्रिंट करने का मतलब क्या है कि ये कमांड का बस सिंपल सा भी ये याद रखो कि स्क्रीन में प्रिंट कर देती है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखेंगे इसने 3 प्रिंट कर दिया। और यहां पर इसने डॉक्यूमेंटेशन में साफ लिखा हुआ है कि ये -128 से 127 तक ही स्टोर कर सकता है, मतलब कि इतनी वैल्यू को ये अपने अपने पास रख सकता है। क्यों? क्योंकि 8 बिट की जो वैल्यू होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 127 होती है, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में -128। तो यहां पर हम इसको इससे ज्यादा देने का ट्राई करते हैं, इसको 130 दे देते हैं, ठीक है। और इसको रन करने का ट्राई करते हैं अब। तो देखिए इसने क्या दिया, जावा लैंग एरर, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन एरर। व्हाई? क्योंकि उसने बोला है ये बाइट की जो बाइट टाइप होता है इसकी कैपेबिलिटी 127 तक है केवल, इसके ऊपर नहीं दे सकते आप। इस वजह से उसने ये एरर दिया है, और ये उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बता रखा है। तो इसी वजह से गाइस हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ही जाते हैं, ताकि हमें वो लैंग्वेज ढंग से समझ में आए कि वो मतलब एक्चुअल में उसका कंपाइलर बोलता क्या है, हमें कोड लिखना कैसे है, उसका सिंटेक्स कैसा होगा, उसमें कौन से कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ये सब उनके डॉक्यूमेंटेशन में दिया होता है उन्होंने। ऐसे ही इन्होंने शॉर्ट दिया है। अगर आपको मान लो 8 बिट से ज्यादा की वैल्यू को स्टोर करना है तो आप शॉर्ट को यूज कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 32,767 तक होती है। तो अगर मैं यहां पर इसको लेता हूं और मैं यहां पर शॉर्ट यूज करता हूं, और शॉर्ट को मैं बोलता हूं यहां पर इतना, या इसको कम कर देता हूं मान लो इतना, ठीक है। 32,767 और इसको यू, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करने की कोशिश करता हूं तो ये रन हो गया, लेकिन अभी मैं इसको बढ़ा देता हूं। उसने क्या बोलता है 767, राइट, 767। मैं इसको 768 कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। अब इसको रन करता हूं तो देखिए इसने सेम एरर दोबारा से दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि ये पहले से लैंग्वेज में डिफाइंड है उनके कि भाई तुम इतना ही दे सकते हो। अब इन्होंने इतना कैटेगराइजेशन क्यों करा, मतलब कि नंबर्स को स्टोर करने के लिए इतना कैटेगराइजेशन क्यों करा हुआ है गाइज? इसलिए ताकि आप कोड मेमोरी इफिशिएंट लिख सको। अगर आपको पता है कि आपका जो वेरिएबल है वो 127 तक ही यूज करने वाला है, मान लो आपको पता है कि आपका वेरिएबल 10 ही नंबर को यूज करेगा, और वो 127 से छोटे होंगे हमेशा, आपको ये पता है। तो ऑलवेज यूज बाइट। वाई यू आर स्टोरिंग इन शॉर्ट और इंट? क्यों? क्योंकि शॉर्ट पे अगर आप स्टोर करोगे तो शॉर्ट के लिए जो स्टोरेज बनेगा वो 18 बिट का बनेगा, इंट के लिए बनेगा तो 32 बिट का बनेगा, ऐसे ही लॉन्ग के लिए बनेगा तो 64 बिट का बनेगा। अगर आपको वैल्यू लिखनी है 2, और आपको पता है कि वो वैल्यू 2 के अलावा मतलब इतने इतनी ऊपर तक नहीं आएगी कि वो 64 बिट तक आ जाए, तो आपको लॉन्ग को यूज ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग को यूज करने का मीनिंग ये है कि आप ना मेमोरी में, एक्चुअल में जो रैम है वहां पर 64 बिट उसके लिए एलोकेट कर रहे हो कि भाई इतनी इतनी मेमोरी तो उस वेरिएबल के लिए स्टोर करके रख देना, क्योंकि उस वेरिएबल की वैल्यू इस ये भी हो सकती है, मतलब कि इतनी भी आ सकती है 64 बिट तक। इस वजह से उन्होंने आपको सारे टाइप्स दिए हैं। तो आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को इसी तरह से उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मेमोरी इफिशिएंट बनाने के लिए उस तरह के कीवर्ड मतलब उस तरह के वेरिएबल टाइप्स ही यूज करोगे। तो ये जो सारे वेरिएबल टाइप्स हैं, ये जैसे ये जो सारे वेरिएबल टाइप हैं ये एक्चुअल में इंटीजर नंबर्स के लिए है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 -1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। ये अगर आपको डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में भी आप देखोगे उन्होंने 32 बिट और 64 बिट का दे रखा है, ठीक है। जैसे आपको डेसिमल वैल्यूज होती है उनको स्टोर करने के लिए। ऐसे एक टाइप होता है बुलियन। बुलियन मतलब यस और नो। जैसे कि बुलियन को यूज करके देखते हैं हम, तो इसका जो टाइप है मैं बुलियन कर देता हूँ, बुलियन। और इस पे मैं वैल्यू मान लो यही दे देता हूँ नंबर, तो ये क्या करेगा आप? तो यहां पर ये देखो ये फिर दोबारा एरर दे रहा है। वाई? क्योंकि बूलियन यस और नो को ही वो कर सकता है। बूलियन में मतलब या तो ट्रू आएगा, सॉरी ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बस ये दो ही वैल्यू होती है, यस और नो, राइट, कि डे और नाइट समथिंग लाइक दैट। तो आप बस ये दो वैल्यूज में से एक को यूज कर सकते हो। तो देखो उसने ट्रू यूज कर लिया, और दूसरी वैल्यू जो यूज कर सकता है वो है फॉल्स, बस। इसके अलावा नहीं कर सकते आप कुछ भी, ठीक है। ये हो गया बुलियन के लिए। अब उसके अलावा हमारे पास एक कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मतलब जैसे कि आपको कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए सी, जैसे कि A B C D, इनके लिए कैरेक्टर वैल्यूज होती है कि एक सिंगल ये सिंगल नंबर को सिंगल मतलब वैल्यू को किसी को भी स्टोर करना है, ठीक है।
ऐसे ही जावा में एक टाइप होता है जिसका नाम होता है स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग क्या स्टोर कर सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को। जैसे कि मैं स्ट्रिंग को फॉल्स देता हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो देखिए इसने भी एरर दे दिया क्योंकि वो नहीं जानता इसको। स्ट्रिंग का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है, इसके अंदर मतलब कि ये एक कैरेक्टर है, एफ एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स आपको एक साथ एक वेरिएबल में चाहिए, तो हम उसके लिए स्ट्रिंग को यूज करते हैं। और ये बहुत हैंडी होता है, सबसे ज्यादा जो आप यूज करोगे जब प्रोग्राम लिखोगे तो स्ट्रिंग ही बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसको रन करता हूँ, मान लो उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया फॉल्स, तो देखो उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। या मैं उसका इसके अंदर अगर मैं यूज करता हूँ हेलो, ठीक है, तो वो हेलो देयर स्पेस देके, मतलब जो भी मेरे को यूज करना है ऐसी करके मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और देखो वो एग्जैक्टली वही यूज ये प्रिंट कर सकता है। तो स्ट्रिंग की कैपेबिलिटी ये है। तो दीज आर द डेटा टाइप्स, ये सब इसमें स्ट्रिंग भी ऐड होता है, ये इनबिल्ट ही है जावा में, ठीक है। एक्चुअली में ये एक क्लास है, वो हम बाद में सीखेंगे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब अभी कोर्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी ये समझना है कि एक्चुअल में उनके ये सिंपल कीवर्ड्स को यूज करके हम प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम कैसे लिखें। तो ये सारे इनबिल्ट उन्होंने डेटा टाइप्स दे रखे हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं, मतलब इसके इस मेन मेथड के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, ठीक है। अभी ये हमने सीखे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बाद हमारे पास अगला आता है जैसे एरेज होते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो अभी हमने देखा ही, ठीक है। एरेज को जैसे हम देखते हैं, तो गाइज एरेज क्या होता है, जैसे कि हम ये बोलते हैं, जैसे हमने एक डेटा टाइप देखा इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर मैंने बोला कि आई, और इंटीजर को मैंने वैल्यू दे दी 2, तो ये क्या करेगा, आई को अगर मैं प्रिंट कराता हूं, तो ये यहां पर अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूं, तो यहां पर हम देखेंगे इसने 2 प्रिंट कर दिया। गाइज अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे ना 2 नंबर स्टोर करने इस इंटीजर के अंदर ही, या दो या मतलब एक से ज्यादा नंबर स्टोर करने एक वेरिएबल के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा। गाइज इसके लिए ना कोई इनबिल्ट ऐसा डेटा टाइप नहीं है कि आप बोलो कि ऐसा प्रिमिटिव डेटा टाइप उन्होंने बना रखा होगा और आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए यहां पर हम एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट। अब हम बोलेंगे कि यहां पर न्यू, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम इंट, ठीक है, और इस पे हमें इसका साइज देना पड़ेगा, मतलब हमें कितने नंबर रखने हैं। एरेस का ये याद रखना, एरेस डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से काम करते हैं, ये सिर्फ जावा के लिए नहीं है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि अगर आप एरेस को यूज करते हैं, तो एरेस का एक्चुअली में मेमोरी में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कि जैसे आप उसको पहले से बताते हो कि कितनी मेमोरी मुझे पहले से एलोकेटेड चाहिए। जैसे कि मुझे ये पता है कि स्ट्रिंग ना, मान लो 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट, या मतलब हाँ 4 बाइट्स लेता है, मान लो कि मैं बोलता हूँ, ठीक है, या 32 बिट लेता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको ये बोल रहा हूं कि मुझे 3 इंटीजर स्टोर करने हैं, मतलब ये ब्रैकेट बता के मैंने उसको बोला ये एक एरे है, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि ये एरे के अंदर ना जो साइज होगा वो 3 होगा, तो वो डायरेक्टली जाके ये जो कीवर्ड है ना, ये जो कीवर्ड आई लिखा है, इस वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब कि इस वेरिएबल के लिए जो एक्चुअल मतलब डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी 32 बिट, तो मेरी एक इंटीजर की होती है, 32 बिट एक इंटीजर की है। तो 3 के लिए कितना होगा, 96, तो वो डायरेक्टली जाके वहां पर 96 बिट्स उसके लिए एलोकेट कर देगा। तो एरेज इस तरह से काम करते हैं। इसी वजह से एरेज में आपको पहले से बताना पड़ता है कि आपको साइज क्या रखना है उसका। अगर आप उसका साइज नहीं बताओगे तो वो बोलेगा मुझे नहीं मालूम, और वो आपको एरर देगा। तो आपको साइज पहले से बताना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो ओएस को बोलता है कि जाके मेरे लिए मेमोरी में इतनी मेमोरी को एलोकेट कर। अब मान लो कि आपकी जो पूरी जो रैम है, मान लो कि वो आपकी 90 बिट्स की है, मान लो एक पल के लिए, और आप उसको बोल रहे हो मुझे ना एक एरे बनाना है, और आपके रैम में केवल 90 बिट्स बची हुई है। तो आप बोल रहे हो मेरे को एक एरे बनाना है इंटीजर टाइप का, और ये इसके इसके साइज 3 होगा, तो ये 96 बिट्स बन रहा है टोटल मिला के, 32 × 3। तो 96 बिट्स ओएस एलोकेट करके नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इतनी मेमोरी नहीं है, तो वो वहां पर आपको एरर देगा। वो बोलेगा मेरे पे इतनी मेमोरी है ही नहीं, ये जितना आप एलोकेट करने के लिए मेरे को बोल रहे हो। इसी वजह से ओएस ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है कि जो हमारे पास जितनी मेमोरी होती है, जो भी होता है, उसको कोई और यूज ना कर सके। मैं बताऊंगा कि कितना सही है और कितना गलत है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएस की है। ओएस से बस हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू बोलते हैं कि भाई मेरे लिए इतना ये कर दे। तो यहां पर हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो एरेज डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपको सेम टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करनी है, वो एक से ज्यादा है। अब देखिए जैसे कि इसमें मैं कैसे स्टोर करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं आई में जीरो लोकेशन पे बोलता हूं कि मेरे पास होगा 10, और
आई के जो वन लोकेशन पे होगा, ये तीन लोकेशन है मेरे पास राइट, और वो स्टार्ट होता है जीरो इंडेक्स से, ठीक है, ये भी याद रखना, वन से स्टार्ट नहीं होता, जीरो से होता है। और मैं उसको बोलता हूं यहां पर होगा 20। और आई की जो मेरी टू लोकेशन है, क्योंकि टोटल तीन है तो 0 1 2, और यहां पर होगा मेरे पास 30, मैं ऐसे बोल देता हूं। ठीक है, अभी मैं यहां पर चेक करता हूं कि एरे में एक्चुअल में ये स्टोर भी हो रखा है या नहीं हो रखा है। अब मैं यहां पर ना एरे में जाके इसको बोलता हूं मेरे को ना I1 की वैल्यू बता कितनी है। ठीक है, मैं प्रिंट करा रहा हूं कि I1 की वैल्यू क्या है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए उसने बोला 20। ठीक है, अगर मैं उसको बोलता हूं कि I2 की वैल्यू बता, तो वो बोलेगा 30, वो बोलेगा 30। अब मैं इसको बोलता हूं कि मेरे को ना I3 की वैल्यू बता, तो ये क्या करेगा। देखिए, हमने बोला 0 1 2, क्योंकि तीन है तो जीरो से स्टार्ट होकर टू तक ही जा सकता है। अगर मैं थ्री बोलता हूं उसको, तो वो भाई मेरे को एरर देता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मींस कि ये आप जितना आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप उसके बाहर जाके पूछ रहे हो मुझसे। अगर आप एरे की कैपेसिटी के बाहर जाके पूछोगे उससे, तो वो एरर मारेगा। इसीलिए आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितनी वैल्यूज को दिया है। जैसे कि अब मैं इसको मान लो, इसको शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट, सॉरी, जैसे मैं इसको बोलता हूँ इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, और इसमें शॉर्ट टाइप का ही रख देते हैं। ठीक है, हमें पता है शॉर्ट जो स्टोर करता है, वो हमारे पास जो उसकी कैपेबिलिटी है वो 32,000 समथिंग होती है, या बाइट कर देते हैं इसको, बाइट, ताकि छोटा नंबर रहे, बाइट। अब मेरे को पता है कि ये मैक्सिमम जो स्टोर कर सकता है बाइट वो 127 करता है राइट। और मैं इसको बोलता हूँ या तो इसमें 126 रख दे, इसमें 127 रख दे, और इसमें 128 रख दे, और यहां पर मैं करेक्टली लिखता हूं I0। ठीक है, अब ये प्रोग्राम को हम चेक करते हैं, तो देखिए उसने एरर मार दिया। एरर वाई, वो एरर इसलिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बाइट टाइप का जो होगा वो इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं रख सकता। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, कमेंट ऐसे करते हैं, एक लाइन को अगर कमेंट करना है जावा में तो इस तरह से करते हैं। कमेंट करने का मीनिंग क्या होता है कि जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो इस लाइन को यूज ही नहीं करेगा आप। ठीक है, कमेंट करने का मीनिंग ये होता है प्रोग्राम में। तो हम इसको रन करते हैं, तो रन करते हुए देखिए उसने 126 प्रिंट कर दिया, क्योंकि उसने इस लाइन को अब कुछ माना ही नहीं कि ये लाइन कुछ है। ये कमेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है, इसके थ्रू हम मतलब डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं कि मेरे को कोई चीज लिखनी है प्लेन इंग्लिश में, ताकि कोई और बंदा भी उस चीज को पढ़ सके कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इस वजह से कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि एरेस कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक दूसरी चीज सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पर स्ट्रिंग को अभी छोड़िए, यहां पर जैसे ना ऑपरेटर्स होते हैं अब हमारे पास। जैसे हमने देखा कि हमारे पास नंबर्स है राइट, I0 है और I1 है राइट। तो मुझे ना अब ऐसा चाहिए कि मान लो मैं इसको क्या करता हूं, इसको कर देता हूं 10 और इसको कर देता हूं मान लो 20। ठीक है, अब मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे ना इन दोनों नंबर को जोड़ना है, या इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है, या कुछ भी मतलब ऑपरेशन करना है कुछ। तो ऑपरेशन करने के लिए भी जावा ने काफी सारे ऑपरेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेटर्स को, एक दो ऑपरेटर्स को हम देखते हैं कि हम ऑपरेटर्स को एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं। कि हमारे पास एक इंटीजर है आई, और ये इसको I1 बोल दो, और I1 की वैल्यू है हमारे पास 10, और इंटीजर आई टू की वैल्यू है हमारे पास 20। और हम यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर है जे, और हम बोलते हैं I1 को I2 से ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, जे में हमारे पास प्रिंट होना चाहिए 30, जो भी मतलब नंबर आएगा 30 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप इस पे देखेंगे तो ऑपरेटर्स हमारे पास कैसे हैं, जैसे एडिटिव, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए इंटू का साइन। ठीक है, तो अगर मैं इंटू करता हूँ इसको, तो मेरे पास 200 आ गया। अब मान लो कि 10 को 20 को, या आई टू को मेरे को डिवाइड करना है I1 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखिए मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही रिमाइंडर का ऑपरेटर होता है। अगर हम रिमाइंडर के लिए देखेंगे वो परसेंट साइन होता है। तो ये देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो ऐसे ये इस तरह से होते हैं। अभी कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जैसे एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या है कि ये भी और ये भी। ठीक है, ये हम एंड और नॉट इसमें सीखेंगे जब हम कंट्रोल फ्लोज को सीखेंगे, इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इफ एल्स कंडीशन को सीखने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ये देखिए,
जैसे कि कंडीशंस मतलब हमेशा होती है राइट, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में जाते हुए टाइम पे आप कौन से स्ट्रीम को चूज करेंगे राइट, तो वहाँ पर आप चॉइस ले रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग में लाइफ में हमेशा चॉइसेस होती ही है। तो कहीं पे भी आपको चूज करना है कि ये करना है या ये करना है या ये करना है, तो वहाँ पर आपको कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जावा ने क्या दे रखा है, जावा ने दे रखी है एक इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ही इफ के जैसे इसने खुद बना दिया, उसका सिंटैक्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, इफ, तो उसने ये अंदर वाला इफ हटा दो। ठीक है, यहां पर मैं कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, अगर देखिए यहां पर ना मैं क्या बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि एक इंटीजर है मेरे पास आई, और आई की वैल्यू मैं मान लो दे देता हूं उसको 10। ठीक है, कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं उसको ये बोल रहा हूं कि अगर आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू मेरे पास अगर 11 है, तो तुम एस आउट प्रिंट करो, मतलब कि कुछ प्रिंट करो, यस प्रिंट कर दो। ठीक है, तो देखिए मेरे प्रोग्राम में क्या होता है, मेरे प्रोग्राम में कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ प्रिंट नहीं करा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 10 है। अगर मैं आई की वैल्यू को 11 कर देता हूं और मैं बोलता हूं कि आई की वैल्यू अगर 11 है तो ये यस प्रिंट कर देना, तो देखिए उसने यस प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूं कि इफ आई की वैल्यू अगर 11 है तो यस प्रिंट करना, अगर नहीं है ना तो मेरे को नो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एल्स। तो मैं लिखूंगा एस आउट, यहां पर लिखूंगा नो। ठीक है, मतलब कि अगर आई की वैल्यू 11 आती है तो आप ये प्रिंट कर देना, अगर ये नहीं आई तो ये प्रिंट करना, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना है उसको। तो आप देखिए यहां पर उसने पहले यस प्रिंट करा, राइट। अभी मैं क्या करता हूं, आई की वैल्यू को मान लो 101 कर देता हूं, तो वो नो प्रिंट करेगा। तो इफ अकेले भी यूज हो सकता है, इफ एल्स के साथ भी यूज हो सकता है। और एल्स को अगर आप देखेंगे, एल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, राइट। इट्स मतलब ये कॉमन सेंस ही है कि एल्स में कंडीशन होगी क्यों, क्योंकि एल्स वो है जो इफ नहीं है, राइट। तो एल्स की कंडीशन क्या है, अगर मैं ये बोलता हूं कि आई 101 है तो ये अंदर आएगा, तो एल्स का मतलब है कि 101 के अलावा कोई भी अगर तुम नंबर देते हो तो मैं यहां पर एंटर कर जाऊंगा। ठीक है, इसलिए एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। अगर आपको मल्टीपल स्टेप्स में कंडीशन चाहिए तो आप क्या करोगे, आपके पास एक और तरीका होता है जिसमें हम बोलते हैं, अभी तो हमारे पास क्या था, इफ और एल्स, मतलब कि दो कंडीशन है हमारे पास, या तो ये होगा या ये हो जाएगा सीधा। हम बोलते हैं इफ, ठीक है, इसको हटाओ अंदर वाले को, इफ ये कंडीशन है, उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि हमें ना एल्स में ये वाली कंडीशन है, मतलब कि कुछ नहीं हुआ तो ये वाला होगा। ठीक है, और हम बोलते हैं इसमें हम बीच में लिख सकते हैं एल्स इफ, और इस पे भी हम कंडीशन दे सकते हैं। और ये बीच में एल्स इफ ना आप कितने भी डाल सकते हैं। ठीक है, बीच में ये एल्स इफ आप कितने कितने भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर आई की वैल्यू यहां पर मेरे पास 10 आती है, तो एस आउट यहां पर प्रिंट करना है, यस इट इज 10। ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लेता हूं मैं, और आई की वैल्यू अगर 11 है तो प्रिंट करना है, यस इट इज 11। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ नहीं है, अगर मैं इसको कॉपी किया तो मैं बोलता हूं नो, मान लो मैं इसमें नो ऐसे बोल देता हूं। ठीक है, अब मैं आई की वैल्यू को पहले 10 दे देता हूं, तो मुझे पता वो इफ पे जाएगा, तो इन तीनों में से एक ही कंडीशन मेरी चलेगी, तीनों एक साथ नहीं चलेंगी, तीनों में से बस वो एक को ही चूज करेगा। तो जैसे कि अगर मैं देखता हूं आई की वैल्यू 10 है, तो ये यहां पर आ गया। अगर मैं बोलता हूं कि आई की वैल्यू 11 है, मान लो कि इसको मैं 11 कर देता हूं, तो वो बोलेगा यस इट इज 11। ठीक है, वो बोल रहा है 11। और अगर मैं आई की वैल्यू को 20 कर देता हूं सीधे, तो सीधा वो एल्स में आएगा। अब तब क्या होगा कि अगर मैं दो कंडीशन में सेम दे देता हूं, इफ इस पे भी आई की वैल्यू 10, इस पे भी आई की वैल्यू 10, तो वो क्या प्रिंट करेगा, देखो इस पे 10 प्रिंट करना है, उसने 11 प्रिंट करना है। तो देखिए उसने नो प्रिंट करा, अभी तो 20 है ये, सॉरी, यहां पर हम 10 ही ले लेते हैं इसकी वैल्यू को 10, और इसको चलाते हैं। तो देखिए उसने शुरू वाला प्रिंट करा। कहने का मीनिंग ये है, इवन दो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेम थी, लेकिन वो ऊपर से नीचे चेक कर रहा है, और ऊपर से नीचे में जो फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है बस वो वहीं पे छोड़ दे रहा है, वो नीचे वाले को देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इफ एल्सिफ 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 कितने भी लगा सकते हो आप।
लेकिन ये याद रखना, आप एलसिफ कितने भी लगा लो, ये नहीं होगा कि जितनी कंडीशन मैच हो रही उन सबके अंदर का कोड चलेगा। इसमें सिंपल ये होता है कि जो कंडीशन मैच हो जाएगी सबसे पहले बस वो कोड चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि हम इसमें दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से एक और एलसिफ, सॉरी, इस दोबारा से एक और एलसिफ डाल देते हैं और सेम कंडीशन पे कि इसको 11 प्रिंट करना है। तो देखिए फिर भी मैंने अगर इसको मान लो, ये इसमें 12 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, भले मैंने यहाँ पर 10 ले रखा है, ये 10 ले रखा है, सब 10 है, ठीक है, यहाँ पर 10 11 12 प्रिंट करना है। तो देखेंगे आप, वो फिर भी सिर्फ 10 ही प्रिंट कर रहा है, बाकी कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा, वो ये वाली लाइन क्यों? क्योंकि उसको जब पहली मैच कंडीशन मिल गई वो बाकी सबको इग्नोर मार दे रहा है, बाकी सबको एक साथ इग्नोर मार दे रहा है, ये एलसिफ से लेके यहाँ के प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहां से ना आप देख रहे हो कि प्रोग्राम मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस मेथड से, मैंने बोला था एंट्री पॉइंट है, यहां से चलना स्टार्ट हो रहा है लाइन बाय लाइन, और ये चलने के बाद वो इसको पूरा स्किप ही मार दे रहा है। ठीक है, तो इससे प्रोग्राम की इफिशियंसी बढ़ती है कि भले ही आपने कोड लिखा हुआ है लेकिन उनको चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक मैच कंडीशन मिल गई है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि यार ये मतलब हर कंडीशन में चलता रहे, तो एक तरीका लिखने का ये भी हो सकता है कि आप बोलो उसको कि इफ आई की वैल्यू, जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई की वैल्यू ना अगर बड़ी है 5 से, तो ये प्रिंट कर दो यस इट इज 10, और बड़ी है 10 से, 10 से, तो आपको प्रिंट करना है यस इट इज ग्रेटर देन 10, और यहां पर बोल रहा यस इट इज ग्रेटर देन 5, ऐसे मैं लिख देता हूं प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूं, तो सॉरी, इसको हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 11 ताकि वो 10 से ही बड़ा हो जाए। तो देखिए उसने दोनों प्रिंट करे हैं, यस इट इज ग्रेटर देन 10, यस इज ग्रेटर, तो मतलब कि पहले उसने इसको चेक करा, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये दोनों को वो कंडीशन को हमेशा चेक करेगा। इफ एल्स के केस में क्या हो रहा था, उसको एक मैच मिल रहा था, वो सारे कोड को बाकी को स्किप मार दे रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है इफ। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक कंडीशन मैच मिली अगली को भी चेक कर रहा है, तुम भी मैच मिलो, तो इफ अगर आपको ऐसा चाहिए कि बहुत सारी कंडीशन सारी एग्जीक्यूट हो जो जो मैच हो रही है, तो आप कोड को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हर इफ को चेक किया जाएगा और हर इफ के अंदर का अगर कंडीशन, मतलब उसकी कंडीशन पास हो रही है तो उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इफ एल्सिफ का केस ये होता है। अभी उसके बाद हम दूसरी चीज जो सीखते हैं, तो इसमें गाइस बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो, मतलब मैं आपको बता रहा था, इस पे ऑपरेटर्स में जैसे आप बोलोगे कि एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, तो अभी फिलहाल आप मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इन चीजों को यूज कर सकते हैं, आपको बहुत सिंपल पड़ेगा ये। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ इफ एल्स के अलावा, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स कैसे, कि हमारे पास तीन तरह के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो हम मेन फॉर लूप को सीखते हैं पहले। ठीक है, तो फॉर लूप में क्या होता है, हमारे पास तीन चीजें हमें देनी होती है, हम बोलते हैं उसे कि इंटीजर आई ले लो, इसकी वैल्यू को जीरो, ये मतलब कि होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब कि मैंने एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करके दे दिया कि जो आई है ना वो 10 से चलेगा, पर चलो ठीक है, इसको जीरो नहीं लेते, इसे 10 से ले लेते हैं। और मैं ये बोलता हूं कि लूप टर्मिनेट तब होगा, ये टर्मिनेट कंडीशन है उसकी, कि ये लूप तब तक चलेगा, सॉरी, ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। मैं उसको बोलता हूं कि जब तक आई 15 से छोटा है ना, तब तक लूप चलते रहना चाहिए। और तीसरा मैं होता है आई की इंक्रीमेंट कंडीशन, कि आई इंक्रीमेंट कैसे होगा, तो मैं उसको बोलता हूं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आई हर बार एक से बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, और जब तक ये होता रहे तो तब तक क्या करना है, एस आउट आई को प्रिंट करते रहना है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, तो यहां पर देखिए उसने 10 11 12 13 14 प्रिंट कर दिया, क्यों? मैंने बोला ये उसकी इनिशियलाइज कंडीशन है, मतलब एक वेरिएबल ले लो, उसको इनिशियल कंडीशन क्या होगी, वो इनिशियल उस वैल्यू की, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ये बता दिया मैंने उसको। उसके बाद मैंने ये बोला ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि इस वेरिएबल की वैल्यू इस तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, इस तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये चलेगा। और यहां पर मैं उसको बता रहा हूं कि आई इंक्रीमेंट कैसे होगा, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू, तो देखिए ये क्या करेगा, अगर मैं ऐसा कर देता हूं, तो मैं इसको रन करा तो देखिए 10 12 और 14, मतलब कि उसने आई को लिया, पहले 10 लिया, 10 को प्रिंट कर दिया, फिर उसने क्या करा, इंक्रीमेंट करा किससे, आई को 2 प्लस 2 से, तो वो 12 हो गया। फिर उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि आई इज स्टिल लेस देन 15, फिर उसने दोबारा इंक्रीमेंट करा,
फिर उसने दोबारा से चेक करा कि यार ये 15 से छोटा है नहीं है, दोबारा हो गया। अब अगली बार में वो 16 हो गया होगा, लेकिन 16 15 से छोटा नहीं है, इसलिए उसने लूप को ही टर्मिनेट मार दिया। तो ये समझना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, और ये इंक्रीमेंट वैल्यू, कि इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये फॉर लूप होता है सिंपल। ऐसे ही दूसरा लूप होता है जिसको बोलते हैं वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप फॉर लूप से काफी डेंजरस होते हैं। डेंजरस क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपने इसमें टर्मिनेट कंडीशन करेक्ट नहीं दी तो ये इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाता है। इनफाइनाइट लूप मतलब इस लूप की कोई कंडीशन नहीं है टर्मिनेट होने की। जैसे कि मैं इसको बोलता हूं कि आई की वैल्यू एक इंटीजर है आई, और आई की वैल्यू मेरी 10 है। ठीक है। अब मैं उसको बोलता हूं कि जब तक आई 15 से छोटा है तब तक तुम्हें एस आउट ये प्रिंट करना है। किस क्या प्रिंट करना है? आई को प्रिंट करना है। तो अगर आप देखिए मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूं, मैंने क्या बोला, वाइल लूप में क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमने पहले इनिशियलाइज कर रखा है, मान लो हम ये बोल रहे हैं कि ये तब तक चलेगा कि जब तक आई की वैल्यू 15 से छोटी नहीं है। देखिए वाइल लूप के सिग्नेचर में कहीं पे भी ये नहीं है कि इंक्रीमेंट का कैसे होगा वो, या इनिशियलाइज कहाँ कर रहे हैं हम इनिशियलाइज बाहर करके दे रहे हैं उसको, और उसका इंक्रीमेंट कंडीशन बता ही नहीं रहे हैं, राइट, कि इंक्रीमेंट कैसे होगा। इसका मतलब ये, जब इंक्रीमेंट कंडीशन ही नहीं दे रही तो ये तो इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, ये वेरिएबल की वैल्यू तो हमेशा 10 रह जाएगी। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं इस कंडीशन में, तो आप देखिए यहां पर क्या होगा। ये देखिए 10 10 10 10 10 प्रिंट होता जा रहा है, और वो रुक ही नहीं रहा है। वो रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको ये पता है कि भाई इंक्रीमेंट तो मैं कर ही नहीं सकता, इसको इंक्रीमेंट करने की कोई कंडीशन ही नहीं दी। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको i इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं i प्लस वन लिख देता हूं। ठीक है। i प्लस वन लिख दिया, और अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है। तो अब देखिए 10 11 12 13 14 15। ठीक है। ये मेरा दो, ये इसमें 15 तक रन हो गया। मतलब कि वाइल लूप में सिर्फ मैं एक्सप्रेशन दे सकता हूं कि वाइल लूप की टर्मिनेट कंडीशन क्या होगी। उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। ठीक है। वो मुझे अपनी तरफ से ये एक्सप्लिसिटली वाइल लूप की बॉडी में देना पड़ेगा, क्योंकि वाइल लूप बस ये चेक करता रहेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई जब तक नहीं होगी वो लूप चलता जाएगा। तो इसमें ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर लूप में क्या हो रहा था कि फॉर लूप में हमारे पास सिंपली उसकी बॉडी में ही हम बता रहे थे, मतलब उसके जो हम एक्सप्रेशन देते हैं उसमें इनिशियलाइज कंडीशन बता रहे थे, टर्मिनेट बता रहे थे, और इंक्रीमेंट कंडीशन भी वही देते रहते। वाइल लूप में जो इंक्रीमेंट कंडीशन होती है वो उसके अंदर बॉडी में दी जाती है। फॉर लूप में भी आप बॉडी में इंक्रीमेंट कंडीशन दे सकते हैं, पर फॉर लूप के स्टैंडर्ड में हम जनरली ऐसा नहीं करते। उसके स्टैंडर्ड में हम वहीं पे ही उसके उसमें वहां पर ये देके रखते हैं। अब ऐसे ही ये वाइल लूप में क्या होता है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो ऐसे करेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वाइल लूप में मान लो ये क्या करता है, अब मैं इसको 25 कर देता हूँ। 25 करके मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये 25 15 से छोटा थोड़ी है, तो पहली सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसने अंदर का कोड रन ही नहीं करा। ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप हो गया। ऐसे ही डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप में ये रहता है कि पहले कुछ कोड को रन कर दो और उसके बाद हम एक्चुअल में वाइल लूप की कंडीशन को करेंगे। लेकिन आपको शुरू में ये कोर्स में मैंने जो इतनी चीजें बताई, आपको शुरू में एक्चुअली में जो कोड लिखना है वो वेरिएबल, जो ये वेरिएबल्स हैं, जो ये मैंने वेरिएबल्स बताए, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको बताए, ये जो ऑपरेटर्स मैंने बताए, एरेज बताया है, और जो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, और जो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई है, और जो लूप मैंने आपको बताया है, आपको सिर्फ इसको यूज करके प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे कि अभी आपको 10 नंबर प्रिंट करने हैं, 10 नंबर को उल्टा प्रिंट करना है, ऐसे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको एक लैंग्वेज का बेसिक समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।